हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो जैसा कि समय बहुत कम बचा है यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए, 21 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्विक रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं। जो नोट्स हैं, बुक के नोट्स हैं, ये यहाँ से हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो आज हम एक टॉपिक वन्य जीव संरक्षण को करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांस 100% है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार ये टॉपिक है और यहाँ से देखेंगे आप प्रश्न किस तरीके के बन सकते हैं, उनका क्विक रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, टॉपिक दूसरा है वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण क्या है? वन्य जीवों के संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन, जल, वायु और मृदा भी बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। तो ये होता है वन्य जीव संरक्षण। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं हम इसको कैसे पढ़ेंगे। ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे एक तरफ से, मैं इसको जैसे अभी पढ़ा ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम इसको। इसमें जो मुख्य मुख्य चीजें हैं जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किए रखे हैं पहले ही, उनको हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि क्विक रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं, समय कम है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो बाद में मैं आपको या इससे रिलेटेड वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी होंगे और जो आगे आने वाली परीक्षा में बन सकते हैं वो भी एमसीक्यूज यहाँ पे होंगे, संभावित एमसीक्यूज। चलिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो यदि हम बात करें ये अधिनियम कब लागू हुआ, तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू हुआ था। ध्यान देना, देखिए कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। वन्य जीव संरक्षण हुआ था 1972 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ था 1986 में। ठीक है, अलग अलग संरक्षण अधिनियम है। टाइम आने पे हम उस हिसाब से याद करेंगे। फिलहाल वन्य जीव संरक्षण याद कर लीजिए 1972। जहां पे वन्य जीव की बात आ जाए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये लागू किया गया था। ठीक है, ये और ये क्यों लागू किया गया था? जो वन के जीव हैं उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम पढ़ेंगे। बाघ परियोजना क्या है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, केंद्र सरकार ने 1970 में यहाँ पे बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। कब लगा दिया था? यदि आपसे प्रश्न बन जाए तो 1970 में यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया था, ये आप याद रखना है। फिर 1973 में केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय WWF के सहयोग से कार्बेट सहित 9 नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपसे पूछी जाती है तो 1973 में हुई थी। और आगे बात करें देश में, साल 2006 में 1411। ठीक है, 1411। और साल 2010 में 1706 और साल 2014 में 2226 और साल 2000 यदि हम 20 की बात करें, 2020 की यदि हम बात करें तो 2967 बाघों की संख्या थी। भारत में साल 2022 की गणना के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है यदि हम बात करें, तो अभी 3600, यहाँ पे बाघों की संख्या जो है वो 3682 है। ठीक है, कितनी? 3682 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमने कर ली। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर है, 1973 में ये शुरुआत हुई प्रोजेक्ट टाइगर की। बाघों पर प्रतिबंध 1970 में लगाया गया। ठीक है, और 2022 के अनुसार 3682 बाघ हैं। सरकार ने 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया, ये हमने पढ़ ही लिया है। साल 2006 में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की शुरुआत हुई। कब हुई? साल 2006 में हुई। ठीक है, इसको भी हम याद रखेंगे। कब हुई थी? साल 2006 में। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे, 2006 में कार्बेट टाइगर रिजर्व में 160 बाघ थे। ठीक है, और अब कितने हैं? 260 से ज्यादा बाघ पाए गए हैं। उत्तराखंड में कुल 560 बाघ हैं। यदि हम पूछ लें कि जो सबसे ज्यादा बाघ जो है किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो वो आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश है। कौन सा? मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट भी किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। आगे बात करें गंगा डॉल्फिन, यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन बनता है इसको भी देख लेते हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा उनकी सहायक नदियों में गंगा डॉल्फिन पाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN ने गंगा डॉल्फिन को विलुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया। ठीक है, IUCN की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, इसने ही गंगा डॉल्फिन को विलुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया। दुनिया भर में डॉल्फिन करीब 36 प्रजातियां हैं। गंगा डॉल्फिन भारत, बांग्लादेश और नेपाल में मौजूद हैं। भारत में गंगा डॉल्फिन की संख्या 80% जो है मौजूद है। ठीक है, चलिए अगर वैज्ञानिक नाम की यदि हम बात करें, वैज्ञानिक नाम, तो ये है प्लेटेनिस्टा गंगटिका। ठीक है, वैज्ञानिक नाम है। आगे, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत डॉल्फिन को संरक्षण जल जीव घोषित किया गया है। संरक्षण जल जीव घोषित किया गया है। भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय 18 मई 2010 को इसके संरक्षण के मकसद से इसे जलीय जीव घोषित किया गया है।
ठीक है। और 2022 में मोदी सरकार ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। कब? 5 अक्टूबर को। ठीक है। बिहार में पटना में एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र खोलने का पहली बार निर्णय लिया गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मेरठ में पहली बार जो है, मेरठ में पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाने की तैयारी है। डॉल्फिन ब्रीडिंग ब्रीडिंग सेंटर बनाने की तैयारी कहाँ पे है? मेरठ में ये चल रही है। चलिए आगे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। आगे बात करें, ठीक है, कि एशियाई शेर शेर परियोजना क्या है। देखिए, वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य जो गुजरात एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। यदि आपसे पूछ ले कि जो एशियाई शेर है एकमात्र निवास स्थान कहाँ है, ये आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात है। ठीक है, एकमात्र। और ये इसको रेड लिस्ट में, IUCN रेड लिस्ट में इसको संकटापन्न श्रेणी में डाला गया है शेर को। ठीक है, और ये अनुसूची फर्स्ट में इसको रखा गया है। बात करें, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, हाथी भारत का प्राकृतिक धरोहर पशु है। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न बन जाए कि भारत का प्राकृतिक धरोहर पशु कौन है, तो वो है हाथी। ठीक है, भारत एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जिसमें सभी जंगली एशियाई हाथियों का 60% से अधिक हिस्सा है। आगे बात करें, कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद असम, केरल स्थान है। ठीक है, सबसे ज्यादा हाथी कहाँ है? कर्नाटक में है। उसके बाद कहाँ है? असम और फिर केरल। हाथियों को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत जो है संरक्षित किया गया है। उनके शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992, ठीक है, जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, तभी प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है स्टार्ट किया गया था। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, हाथी मेरे साथी अभियान, ये है हाथी मेरे साथी अभियान चलाया गया था। यह जागरूकता अभियान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। ठीक है, और 2011 में इसको शुरू किया गया था। कब? 2011 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक है समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट, कछुओं की विशेष प्रजातियों में से एक ओलिव रिडले। कौन सी प्रजाति हम बात कर रहे हैं? ओलिव रिडले की। कछुआ प्रतिवर्ष शीतकाल के समय भारत के पूर्व तटीय अपने घोंसले बनाने के लिए प्रवास करते हैं। ओलिव रिडले व अन्य कछुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNDP ने साझे तौर पर 1999 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण देहरादून में समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत की। तो ये प्रश्न बन सकता है, कहाँ की थी? कहाँ की थी? ये आपकी देहरादून, भारतीय वन्यजीव संरक्षण वन्यजीव संस्थान देहरादून में जो है शुरुआत की थी कछुआ प्रोजेक्ट की। ठीक है, 1999 में। आगे बात करें, ओडिशा सरकार ने 1975 में इसके संरक्षण की योजना प्रारंभ भीतरकनिका अभ्यारण्य से की थी। ठीक है, ओडिशा सरकार ने। गिद्ध प्रोजेक्ट की बात करें, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट के लिए गिद्ध मर रहे थे काफी, और ये क्यों मर रहे थे इसका कारण पता लगाया गया। और इसके तहत जो क्यों मर रहे थे, तो ये डिक्लोफिनेक, ठीक है, जो डिक्लोफिनेक एक वो है साल्ट, एक दवा में डिक्लोफिनेक जो दी जाती थी पशुओं को दी जाती थी ये। ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि ये किसी पशु की बीमारी के लिए दी जाती थी। अब इससे क्या होता था, जो ये दवा है डिक्लोफिनेक, ये पशुओं के शरीर में प्रवेश कर जाती थी जब, तो जब वो पशु मर जाते थे, उनको जब गिद्ध खाते थे, तो उनसे क्या होता था, गिद्धों की जो है किडनियां, गुर्दा जो है इसे दुष्प्रभावित करती थी, किडनियों को खराब करती थी डिक्लोफिनेक दवा। ठीक है, इसलिए इसको बंद किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और यहीं से प्रोजेक्ट जो है गिद्ध की जो है शुरुआत हुई। ठीक है, और गिद्धों की सुरक्षा के लिए गिद्ध सुरक्षा क्षेत्र की धारणा लाई गई। इसके तहत गिद्धों के निवास स्थल से 150 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की हानिकारक दवा पर प्रतिबंध लगाया गया। कितना? 150 किलोमीटर के दायरे में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया कि जहां भी गिद्ध रहते हैं वहां पे 150 किलोमीटर के एरिया में कोई किसी भी प्रकार की हानिकारक दवा का यूज इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, और इसके लिए जो है गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा? सेव कार्यक्रम, ऐसे भी सेविंग एशियन वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ठीक है, ये चलाया गया था, इसको याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म भी आप याद करेंगे, सेविंग एशियाज वल्चरीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हंगुल परियोजना है, ये हंगुल हिरण के लिए चलाई गई थी। ठीक है, हंगुल परियोजना केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण, इसको भी देखेंगे। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण, केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण
CGDI पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक जो है क्या है वैधानिक निकाय है। 1992 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत भारत में प्राणी उद्यानों के संचालन की निगरानी करने और उनके तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ये क्या है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड? सामान्य पशु कल्याण में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो है के अंतर्गत जानवरों को विशेषकर पालतू जानवर, बंद करके रखे गए जंगली जानवरों का कल्याण करना, ठीक है। और AWVI संवैधानिक निकाय है। जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है वो क्या है? संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य सरकार को पशु कल्याण के मुद्दों पर सलाह देना, पशु कल्याण में जागरूकता उत्पन्न करना, पशुओं के कल्याण के लिए AWBI की नियमित योजनाओं केंद्रीय योजनाओं को लागू करना। ठीक है, ये यहाँ पे है। हंगोली यूरोपीय रेंडे प्रजाति का एक हिरन है, याद रखेंगे। चलिए एक यहाँ पे इसको देखेंगे, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ये क्या है? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB संवैधानिक बहुपक्षीय निकाय है जिसकी स्थापना देश में संगठित वन्य जीव अपराधों का मुकाबला करने के लिए मंत्रालय के अधीन की गई। वर्ष 2007 में स्थापित किया गया वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, बात करें क्षेत्रीय कार्यालय की, तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। उप क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी, अमृतसर, कोच्चि, और सीमावर्ती इकाइयां कहाँ कहाँ हैं? रामनाथपुरम, गोरखपुर, मोतिहार, नाथुला और मोरे। ठीक है, यहाँ पे सीमावर्ती ये इकाइयां हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम जो इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे। जैसे यहाँ पे कि अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में है, उड़ीसा में, गुजरात में है, तेलंगाना में है। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको सर्च करना है गूगल पे कि अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। इसको आप सर्च करके इसको तैयार कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है इस बार। ठीक है, अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। आगे, उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। वनों के बारे में कौन सा है? तो सबको पता है, वो है चिपको आंदोलन। ठीक है, ये चिपक गए थे लोग पेड़ों को बचाने के लिए काटने से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपको बताना, तो वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है घड़ियाल पाए जाते हैं इस नदी अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करें काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य। काराकोरम काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक, पुडुचेरी, केरल या लद्दाख? तो ये आपका लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख में है। काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? आपका लद्दाख में है, याद रखेंगे। काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इनको बिल्कुल रट ले, बिल्कुल अच्छे तरीके से। समय अब लास्ट है। आगे बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामझाओ है? राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आप याद रखेंगे मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में है। तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामझाओ, जो कि मणिपुर में है। कहाँ पे? मणिपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? नंदा देवी, केवला देवी, हेमिस। तो ये है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है? एक टाइगर रिजर्व भी है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये कहाँ पे है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? ये आप कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये आपका दादरा और नगर हवेली में है सतमालिया। आगे बात करें चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मैंने बताया था पेड़ पौधों से चिपक गए थे लोग, तो ये पादप संरक्षण से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हुआ है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 21 से 22 में पूछा गया है, तो ऐसे ही प्रश्नों की चांस बहुत ज्यादा है पूछे जाने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? किसतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। किसतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। आगे भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में है,
याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा, तो काजीरंगा असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न आगे इस ऐसे भी आएंगे जिसके चांस हैं पूछे जाने के, उनको भी हमने लिया है इसमें। चलिए आगे, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18 हैं। ठीक है, आगे बात करें दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? जब बात आ जाए दांडेली की तो वो कहाँ पे है उसको बताना है आपको। तो दांडेली आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में है। दांडेली कहाँ है? कर्नाटक में है। दांडेली कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखेंगे। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। इराविकुलम कहाँ है? केरल में है। दांडेली कहाँ है? कर्नाटक में है। और बात करें थट्टेकट्टम, थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये आपका केरल में है ये भी। तो इराविकुलम जो अजीबोगरीब नाम से है, देखिए इराविकुलम और थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? आपके केरल में है दोनों। ठीक है, और दांडेली कर्नाटक में है। ठीक है, आगे भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? भद्रा कर्नाटक में है। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा इनको कि जो भद्रा है उसको दंड दिया गया है कर्नाटक में, भद्रा दंड दिया गया है कर्नाटक में, भद्रा और दांडेली ये कर्नाटक हो गए, और जो इराविकुलम और थट्टेकड़ है ये कहाँ है? आपके केरल में है। ठीक है, आगे सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको बताना है। तो ये आपका राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में है। याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे अधिक बाघों की आबादी है? ठीक है, तो भारत में है सबसे ज्यादा। ठीक है, बाघों की आबादी भारत में है। आगे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है, रिजर्व का प्रसिद्ध वन्यजीव गंतव्य कौन सा है? तो केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है आपको। ताडोबा, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध जो है वन्य जीव गंतव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। पाक्के बाघ पक्षी अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए सभी प्रश्न पूछे गए हैं तो इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। पाक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कामेग, कामेग एलिफेंट रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कामेग एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? तो ये है येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान किसको माना जाता है? दुनिया का पहला, तो ये है स्टोन येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान है। अभियान E8 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हाथी से संबंधित है। एलिफेंट, ई से एलिफेंट, इस तरीके से आप याद रखेंगे। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में लागू हुआ। ठीक है, अब बात करें आगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी की यदि आपके प्रश्न पूछ ले, प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई? अब बताएंगे जल्दी से कब हुई थी प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत। तो आप कहेंगे 1992 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म विश्व की 2/3 बाघों को आवासीय उपलब्ध करवाते हैं? तो भारत और नेपाल विश्व की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं। भारत और नेपाल। आगे, डॉल्फिन परियोजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 2020 में की गई थी डॉल्फिन परियोजना की घोषणा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया? गंगा डॉल्फिन को। निम्नलिखित में से शेर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो शेर परियोजना 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 2020 में शेर परियोजना की शुरुआत हुई थी 2020 में। डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में। तो दोनों को याद रखेंगे, शेर और डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। कब हुई थी? 2020 में। आगे, हाथी परियोजना की 1992 में हुई थी, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य क्या है? हाथियों के आवास स्थल और गलियारे का संरक्षण करना, मानव पशु संघर्ष मुद्दों का समाधान करना, पालतू हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करना। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन हाथियों के अवैध हत्या निगरानी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? हाथियों की अवैध हत्या की प्रवृत्तियों का आकलन करना, ये भी उद्देश्य है। समय के साथ इन प्रवृत्तियों को आने वाले बदलाव में पहचान करना। ठीक है, और इन बदलावों के कारण की पहचान करना, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कैसी लग रही है क्लास दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हमें इस क्लास को आपने बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों को, तो आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और पूरी 10 नंबर की तैयारी आपको यहाँ पे हम कराएंगे। और बहुत जल्द हम दोस्तों यूपी लेखपाल के लिए करंट अफेयर की स्पेशल क्लास चलाएंगे, जो कि 5 से 6 दिन क्लास चलेंगी स्पेशली, और कंप्लीट करंट अफेयर में तैयार करवाऊंगा आपको, जैसे हमने पेट एग्जाम में कराया था उसी तरीके कराएंगे, बहुत कम समय में अधिक तैयारी और बढ़िया तैयारी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट जो है शुरुआत हुई थी समुद्री कछुआ की, तो 1999 में हुई थी। ठीक है, बोलना नहीं है समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की, ओलिव रिडले, ठीक है, नाम का कछुओं को बचाने के लिए। आगे 37, निम्नलिखित में से गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, सेव कार्यक्रम चलाया गया था गिद्धों के संरक्षण के लिए। ठीक है, डिक्लोफेनेक दवाई जो थी उससे जो है क्या होता था, गिद्धों की किडनियां खराब हो रही थी। चलिए आगे। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दाचीग्राम, तो ये हंगुल कश्मीरी मिरग जो है उसके लिए प्रसिद्ध है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने आयुषन WWF के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किस प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है, तो वो है प्रोजेक्ट हंगुल। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना कब हुई है, 2007 में हुई है, ये हमने पढ़ा भी था। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे निम्नलिखित में से किसे वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 5 हैं। क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, 5। चलिए आगे, कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा जो कि असम में है। दुधवा नेशनल राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। आगे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हेमिस आपका कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप क्वेश्चन MCQs। और कैसा लगा ये टॉपिक हमें दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इसी तरीके से हम कंप्लीट पर्यावरण आपको करा देंगे बहुत ही कम समय में, चाहे हमें दिन में 2 से 3 वीडियो लानी पड़े। तो हमें एक बार कमेंट करके बताइएगा, 10 नंबर की तैयारी आपको हम कंप्लीट कराएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करिए जरूर, तभी हम अगली क्लास लाएंगे। जब तक आपके 5 से 6 कमेंट नहीं आ जाते तब तक हम अगली क्लास नहीं लाएंगे, ध्यान रखना।